गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक नया टॉपिक है, जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम। चैप्टर वही है, चैप्टर 5, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। सबसे पहले व्हाट इज जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम? तो कहा जाता है सम जेनेटिक disorder are produces by changes का मतलब यहां पे क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन। फ्रेंडशिप म्यूटेशन तुम लोग को पढ़ाए थे। changes, okay, some genetic disorder are produces by changes in the genes lying in the sex chromosome, in the gene lying in the sex chromosome. Okay, some genetic disorder are produced by changes in the gene which are lying in the sex chromosome, that is either X or Y. In the sex chromosome, these are called, क्या बोला जाता है इसको? सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड disorder. The transmission of sex linked character from parent to offspring is called sex linked inheritance. The transmission या transfer of sex linked कैरेक्टर्स, या हम इसको लिख सकते हैं ट्रेट। द ट्रांसमिशन ऑफ सेक्स लिंक कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग is called what? Sex linked inheritance. Sex लिंक्ड इनहेरिटेंस, क्योंकि यहां सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा किसी कैरेक्टर का ट्रांसफर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में हो रहा है। जब हम बोल रहे हैं कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग हो रहा है, तो ऐसे इनहेरिटेंस को क्या कहा जाता है? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर व्हिच आर कॉज्ड बाय द रेसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ओके, द फॉलोइंग are the sex linked disorders. Sex linked disorder which are caused by recessive gene, which are caused by recessive gene located on the X chromosome, and it affects male more than female. और ये ज्यादा किसको इफेक्ट कर रहा है? मेल को मोर देन फीमेल। ठीक है, एंड इट इफेक्ट्स मेल मोर देन फीमेल। देखो फिर से एक बार, आज का टॉपिक है जीन म्यूटेशन इन सेक्स क्रोमोसोम। सबसे पहले कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो प्रोड्यूस होता है बाय चेंजेस। किस तरह का चेंजेस? सब्स्टिट्यूशन, एक के बदले दूसरे नाइट्रोजनस बेस का आना। किसमें? जीन में, जो कहां पाया जाता है? लाइंग इन द सेक्स क्रोमोसोम। और इसलिए इसको क्या कहा गया? सेक्स लिंक डिसऑर्डर। ओके, सेकेंड,
जब ट्रांसफर या ट्रांसमिशन हो रहा है किसका, सेक्स लिंक कैरेक्टर का, मतलब जो भी कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है वो किससे रिलेटेड है, सेक्स क्रोमोसोम के साथ, आइदर एक्स और वाई, ठीक है। और कहां से कहां ट्रांसफर हो रहा है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी वन जनरेशन टू अनदर, इसको कहा जाता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब अभी जो हम सेक्स लिंक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, दीज आर कॉज्ड बाय, इसका मेन कारण क्या है, रेसेसिव जीन जो कहां पे पाया जा रहा है, इट इज लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, ओके। एंड व्हेन द सेक्स लिंक डिसऑर्डर आर ड्यू टू एक्स क्रोमोसोम, इट अफेक्ट्स द मेल मोर देन फीमेल। यहां तक सभी को समझ आ गया, ठीक है, क्लियर। अब देखो इसमें हमको फिर से तो बताए हम बोले कि जीन म्यूटेशन जो सेक्स क्रोमोसोम में होता है वो कैसे होता है, वो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन होता है, यानी जो जीन में एक पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस है वो दूसरे से चेंज होता है, या एक जीन के बदले पूरा दूसरा जीन ही आ जाता है, ठीक है। एंड दीज आर कॉल्ड सेक्स लिंक डिसऑर्डर, ठीक है। अब ट्रांसमिशन ऑफ सेक्स लिंक कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर या जो भी जीन अगर सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा यानी एक्स क्रोमोसोम के द्वारा एक जीन से दूसरे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रहा है, अगर सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा यानी एक्स या वाई क्रोमोसोम के द्वारा कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है, तो उस कैरेक्टर को सेक्स लिंक कैरेक्टर बोलेंगे, क्योंकि वहां पे सेक्स क्रोमोसोम पार्टिसिपेट कर रहा है। और उस इनहेरिटेंस को क्या बोलेंगे, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब जो सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, क्या ठीक है, हो गया। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस किसको बोल रहे हैं, बोला जा रहा है कि जब कोई भी कैरेक्टर सेक्स क्रोमोसोम के द्वारा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, तो उस कैरेक्टर को बोला जाता है सेक्स लिंक कैरेक्टर, और उस इनहेरिटेंस को कहा जाता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब यहां पे हम एक वर्ड यूज किए, सेक्स लिंक डिसऑर्डर। तो सेक्स लिंक डिसऑर्डर वैसे डिसऑर्डर को कहा जाता है जब सेक्स क्रोमोसोम में जो जीन है उसमें चेंजेस आता है, और उसके चेंजेस का कारण क्या है, सब्स्टिट्यूशन, यानी एक जीन के बदले दूसरे जीन का आ जाना, एक के बदले दूसरा, दैट इज सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यहां पे हम जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, ठीक है, यहां पे जो हम सेक्स लिंक डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली वैसे सेक्स लिंक डिसऑर्डर को पढ़ेंगे जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रेसेसिव जीन, और ये रेसेसिव जीन कहां पाया जाएगा, एक्स क्रोमोसोम में पाया जाएगा, ठीक है। और जब कोई भी सेक्स लिंक डिसऑर्डर वैसे रेसेसिव जीन के कारण होता है जो कि एक्स क्रोमोसोम कैरी करता है, तो वैसे डिसऑर्डर में मेल ज्यादा इफेक्टेड होता है, फीमेल कम। अब ये क्यों होता है, ये हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला डिसऑर्डर जो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आज, वो है हेमोफीलिया, जिसको जॉन ओटो ने 1803 में डिस्कवर किया था, ठीक है। यहां तक समझ आ गया, अब मिटा दे, ठीक है। अब देखो डिजीज जब क्लियर करेंगे तो एक एक करके तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला है हेमोफीलिया, फर्स्ट सेक्स लिंक डिसऑर्डर है हेमोफीलिया। इसको जॉन ओटो ने 1803 में डिस्कवर किया था, ठीक है। ये जो है इट इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज, ये एक सेक्स लिंक्ड डिजीज है विच इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लीडर्स डिजीज। ब्लीडर्स डिजीज मतलब क्यों बोला जाता है, देखो, ब्लीडर्स डिजीज एज द पर्सन या लिखते हैं एज द इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम
हेमोफीलिया कंटिन्यूअसली ब्लीड, लगातार उससे खून बहेगा, फ्रॉम अ माइन्यूट कट। नॉर्मल जो ब्लड क्लॉटिंग है, ठीक है, 3 to 8 मिनट्स में, 3 से लेकर 8 मिनट में मैक्सिमम ब्लड क्लॉटिंग हो जाना चाहिए, ब्लड क्लॉटिंग हो जाना चाहिए, ठीक है। बट इट टेक्स प्लेस फॉर 1 आवर और मोर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, क्योंकि उस इंसान में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है। कौन कौन सा फैक्टर नहीं होता है? दैट इज एंटी हेमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, इसको कहा जाता है फैक्टर 8। क्या कहा जाता है? फैक्टर 8। और जिसको एंटी हेमोफिलिक ग्लोब्यूलिन के कारण हेमोफीलिया होता है, उस बीमारी का नाम है हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया ए। या दूसरा फैक्टर है और ड्यू टू प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, इसको क्या कहा जाता है? फैक्टर 9, फैक्टर 9। और इस तरह के हेमोफीलिया को, जो फैक्टर 9 या प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन के कारण होता है, उसको कहा जाता है हेमोफीलिया बी और क्रिसमस डिजीज, और क्रिसमस डिजीज। यानी हेमोफीलिया एक सेक्स लिंक डिजीज है। देखो, एक सेक्स लिंक डिजीज है क्योंकि एक्स क्रोमोसोम कैरी कर रहा है। इसका दूसरा नाम ब्लीडर्स डिजीज है। मतलब जिस इंसान को हेमोफीलिया होगा, उसके बॉडी में कहीं भी अगर एक नॉर्मल कट होगा या वुंड, कोई घाव होगा छोटा सा, तो उससे कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होगा, ठीक है। नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग 3 से 8 मिनट में मैक्सिमम रुक जाना चाहिए, यहां पे ब्लीडिंग 1 घंटा या उससे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उस इंसान में कमी है किसका? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का। 2 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। अगर किसी इंसान में, ठीक है, एंटी हेमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, जिसका दूसरा नाम है फैक्टर 8, फैक्टर 8 का दूसरा नाम एंटी हेमोफिलिक ग्लोब्यूलिन है, ठीक है, या फैक्टर 8, इसको हेमोफीलिया ए डिजीज कहा जाता है। और अगर इसके जगह किसी को प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन का कमी है ब्लड में, जिसको फैक्टर 9 कहा जाता है, इस बीमारी को कहा जाता है हेमोफीलिया बी और क्रिसमस डिजीज, ठीक है। अब इस हेमोफीलिया का कोई परमानेंट क्योर नहीं है। उपाय क्या है कि जो इंसान है, अगर इसको हेमोफीलिया बी है, तो उसको नॉर्मल ब्लड बॉडी में ट्रांसफ्यूजन किया जाए, यानी ट्रांसफर किया जाए, और उसमें जो प्लेटलेट प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कुछ देर तक उसको राहत देगा। दूसरा, अगर हेमोफीलिया ए है तो उस केस में उसके बॉडी में ट्रांसफ्यूज किया जाएगा एंटी हेमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, ठीक है। मतलब इसका 100% क्योर नहीं है। फॉर अ टाइम बिंग हम रिलीफ दे सकते हैं पेशेंट को। क्या लिखेंगे? देयर इज नो परमानेंट क्योर, देयर इज नो परमानेंट cure of this disease, however क्या होगा? ट्रांसफ्यूजन यानी ट्रांसफर ऑफ नॉर्मल ब्लड, ट्रांसफर ऑफ नॉर्मल ब्लड चेक्स ब्लीडिंग। ट्रांसफर ऑफ नॉर्मल ब्लड क्या करेगा? इट चेक्स ब्लीडिंग, बिकॉज इट प्रोवाइड्स, क्योंकि ये क्या कर रहा है? इट प्रोवाइड्स वाइटल फैक्टर्स
वाइटल फैक्टर्स फॉर एक ही बात है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड में प्लेटलेट होगा, और प्लेटलेट होगा तो प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन रहेगा, जिसको हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन भी बोल रहे हैं, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अब एंटी हेमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, एंटी हेमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, इसको फैक्टर 8 बोले थे। ठीक है, इज ऑल्सो अवेलेबल, किसके लिए? फॉर यूज इन हेमोफीलिया ए सफरिंग इंडिविजुअल। ठीक है, तो बोला गया कि इस हेमोफीलिया का कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन अगर हम नॉर्मल ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, उस ब्लड इंसान में ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर हेमोफिलिक बी पेशेंट है तो ब्लड में ब्लड प्लेटलेट्स होगा, वो क्या करेगा, ये वो वाइटल फैक्टर प्रोवाइड कर देगा, यानी प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोवाइड कर देगा, ताकि उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो सके। दूसरा, एंटी हेमोफिलिक ग्लोबुलिन भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं उस पेशेंट को जो हेमोफीलिया ए से सफरिंग है। यहां तक समझ आ गया? हाँ, क्योंकि इसका तो कोई इलाज ही नहीं है ना, हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि देयर इज नो परमानेंट क्योर। अगर परमानेंट क्योर होता तो हम क्यों लिखते हैं ऐसा, बोलो? नहीं, ब्लड कैंसर कैसे हो गया? ब्लड कैंसर में एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ व्हाइट ब्लड सेल है, दैट इज कॉल्ड ब्लड कैंसर, जिसको ल्यूकेमिया बोलते हैं। ये उसके साथ तुम कैसे मिल, यहाँ तो कमी हो गया। ठीक है, और किसी को पूछना है कुछ? मुस्कान, और ये अमृता, पूजा, श्रुति, पुष्पा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट, यहां पे हम लोग एक चीज लिखे थे कि सेक्स लिंक डिसऑर्डर अगर एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड हो तो ये मेल में ज्यादा होता है, फीमेल में कम। ये क्यों, अब वो जानते हैं। ठीक है, देखो, हेमोफीलिया चाहे वो ए हो या बी हो, हेमोफीलिया इज जेनेटिकली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ठीक है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन स्मॉल h प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो हेमोफीलिया किसी भी इंसान में जो होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेक्स लिंक्ड रेसेसिव जीन स्मॉल h, और ये कहां पे पाया जाता है? प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब अ फीमेल बिकम हेमोफिलिक, एक फीमेल हेमोफिलिक कब होगा? अ फीमेल बिकम हेमोफिलिक ओनली व्हेन both X chromosome, only where both X chromosome having recessive gene H, that is hemophilic gene। अगर दोनों X क्रोमोसोम में H जीन मौजूद है तब फीमेल हेमोफिलिक होगा। बट when female have H gene, that is recessive hemophilic gene on only one X chromosome,
लेकिन जब फीमेल में दोनों सेक्स क्रोमोसोम में, दोनों एक्स क्रोमोसोम में हेमोफिलिक जीन नहीं है, कहां पे है? ओनली वन एक्स क्रोमोसोम में है, तब क्या होगा? ठीक है, उसमें होगा दे आर कैरियर, दे आर, पहले इसका टाइप लिख देते हैं, ये होगा दे आर कैरियर, दे आर कैरियर एंड नॉर्मल। कैरियर तो होगा बट नॉर्मल होगा, मतलब फीमेल खुद इफेक्टेड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सुन लो, बिकॉज द एलील फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, because the allele for normal blood clotting present on other sex chromosome, जो नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो एलील या जीन है वो दूसरे एक्स क्रोमोसोम में मौजूद है, एंड इट इज डोमिनेंट ओवर हेमोफिलिक जीन, और वो जो हेमोफिलिक जीन है जिसको हम स्मॉल h बोल रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, उसके ऊपर डोमिनेंट है। क्यों? देखो, अगर एक एक्स क्रोमोसोम में सिर्फ हेमोफिलिक जीन है तो फीमेल क्या होगी? कैरियर एंड नॉर्मल। क्यों? क्योंकि द एलील फॉर नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग प्रेजेंट ऑन अदर सेक्स क्रोमोसोम, और ये जो नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग वाला एलील है इट इज डोमिनेंट ओवर हेमोफिलिक जीन स्मॉल h। लेकिन फीमेल तो लकी है, मेल इतना लकी नहीं है, क्योंकि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है और वाई में ऐसा कोई जीन मौजूद नहीं है। देखेंगे, बट इन केस ऑफ मेल, इन केस ऑफ मेल क्या होगा? a single gene, ठीक है, for hemophilia is present on X chromosome. A single gene for hemophilia is present on X chromosome. ठीक है, ये हो गया। Which is able to express, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। ऐसा क्यों होगा? As the Y क्रोमोसोम, क्योंकि जो Y क्रोमोसोम है मेल में, ठीक है, as the Y क्रोमोसोम is devoid of any corresponding allele, any corresponding allele। जिस तरह से दो एक्स था तो एक में अगर हेमोफिलिक जीन था तो दूसरे में नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग जीन था जो इस हेमोफिलिक जीन को सप्रेस कर दिया। ऐसा वाई केस के साथ नहीं होता है। वाई क्रोमोसोम का एक ही क्वालिटी है कि वो मेल कैरेक्टर को प्रोड्यूस करता है, अदरवाइज वो किसी भी दूसरे कैरेक्टर के लिए जीन को होल्ड ही नहीं करता है। और इसलिए मेल में अगर एक्स क्रोमोसोम में कोई फैटल जीन है तो वो आसानी से अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम में कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एलील, मतलब उसको दबाने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एलील एब्सेंट है, जिसको हम डिवॉइड बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए मेल का कंडीशन अगर ये हो XHY तो मेल क्या हो जाएगा? हेमोफिलिक। अब समझ आया मेल क्यों आसानी से इफेक्टेड होता है और फीमेल क्यों कम होता है? कुछ नहीं, कैरियर होगी तो वो ये करेगी। देखो फीटस में फिर तू फंस जाएगी। फीटस में तब केस आता है कि फादर साइड क्या है, ठीक है, वो केस हम पढ़ाएंगे। फीटस के लिए सिर्फ मदर तो डिपेंडेंट, मदर तो नहीं है रिस्पॉन्सिबल, फीटस के लिए डिपेंडेंट है बोथ मदर एंड फादर, क्योंकि किसी भी ह्यूमन बीइंग में हाफ पैटर्नल जीन होता है और हाफ मैटरनल। हाफ होता है फादर साइड 23 क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर साइड
एंड 23 क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर साइड, इसलिए तुम अकेले फीमेल को रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल सकती है। ठीक है, समझ आया? उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, उसमें केस है 3 तरह का। ठीक है, अब और एक चीज जान लो, हेमोफीलिया को रॉयल, हाँ बोलो, कुछ बोलना है? सर ये डिसऑर्डर को कैसे पहचानें? अरे भाई हेमोफीलिया है, कहीं से भी अगर कटेगा, अगर 8 मिनट से ज्यादा हो रहा है और मेरा खून नहीं रुक रहा है, ब्लड ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है, तो ऑटोमेटिक तुमको संदेह होगा। तुम डॉक्टर के पास जाओगे तो वो सबसे पहले ब्लड टेस्ट पे हेमोफिलिक टेस्ट करवाएगा, हेमोफिलिक फैक्टर को जांच करने के लिए। ठीक है वो ब्लड टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट होगा। अब देखो, हेमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहा गया है क्योंकि वो रॉयल फैमिलीज ऑफ यूरोप में देखा गया है। एक्चुअली माना जाता है कि ये हेमोफीलिया डिजीज जो है, इट स्प्रेड फ्रॉम क्वीन विक्टोरिया। क्वीन विक्टोरिया के बाद ये पूरे यूरोपियन फैमिली में फैला। क्वीन विक्टोरिया के पहले जो फैमिली मेंबर्स थे उनमें लेकिन ये हेमोफीलिया नहीं था। तो साइंटिस्ट ने सपोज किया आइदर जो फादर थे उनके जर्म सेल में, यानी उनके टेस्टीज में ये हेमोफिलिक जीन था, या क्वीन विक्टोरिया में किसी तरह का म्यूटेशन हुआ। ठीक है, और जिसके कारण उनका जीन हेमोफिलिक जीन में कन्वर्ट हो गया। 2 में से एक कारण है, आइदर द फादर गैमेट इज डिफेक्टिव और द क्वीन विक्टोरिया हरसेल्फ अंडरगो म्यूटेशन एज अ रिजल्ट ऑफ विच शी बिकम हेमोफिलिक, और उसके बाद के जनरेशन में हेमोफीलिया डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, हम लिख के बता देते हैं। देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहा गया इसको? रॉयल डिजीज। रॉयल डिजीज क्यों रॉयल डिजीज कहा गया? रॉयल डिजीज एज इट इज क्वाइट कॉमन इन रॉयल फैमिलीज ऑफ यूरोप। रॉयल फैमिलीज ऑफ यूरोप। ऐसा क्यों हुआ? तो बोला जाएगा द डिजीज स्प्रेड फ्रॉम the disease spread through the disease spread from Queen Victoria through their children, through her children। लेकिन ये भी सच है कि क्वीन विक्टोरिया के पहले का जनरेशन में, उनके फादर साइड के जनरेशन में किसी को ये बीमारी नहीं था। ठीक है, थ्रू हर चिल्ड्रन। अब क्या लिखेंगे? इट appears that the gene for हेमोफीलिया, ये पता लगता है कि जीन जो है हेमोफीलिया के लिए, ठीक है, डेवलप्ड either in the germ cell, यानी reproductive cell of her father, अभी जस्ट बताए थे, और herself, उसमें डेवलप हुआ ड्यू टू म्यूटेशन। ठीक है, बोला जा रहा है being sex linked हेमोफीलिया किस तरह का इनहेरिटेंस शो करता है? हेमोफीलिया shows क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? फादर टू डॉटर, मदर टू सन,
फादर का कैरेक्टर डॉटर को मिलेगा, मदर का कैरेक्टर सन को मिलेगा ज्यादातर। दैट इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ठीक है, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, 7000 मेल में एक मेल में पाया गया, और आउट ऑफ 1 करोड़ फीमेल एक फीमेल में पाया गया। अब इसका कुछ केस है जिससे तुम लोग का डाउट क्लियर हो जाए। जैसे अभी सिमरन पूछी थी, यहां तक समझ आ गया ना? एनी डाउट? ठीक है, क्या रिपीट करें, बोलो। बिटवीन द टॉपिक का मतलब क्या होता है? सुनो, हेमोफीलिया जो है ये एक रॉयल डिजीज है, क्योंकि ये रॉयल फैमिलीज ऑफ यूरोप में पाया जाता है, इसलिए इसको रॉयल डिजीज भी कहा गया। नेक्स्ट, ये डिजीज स्प्रेड कैसे हुआ था? क्वीन विक्टोरिया के चिल्ड्रन के थ्रू हुआ था। तो साइंटिस्ट ने पाया कि ये डिजीज क्वीन विक्टोरिया में कहां से आया। इसका 2 कारण हो सकता है। एक, या तो हेमोफीलिया का जो जीन है वो डेवलप हुआ आइदर इन द जर्म सेल, यानी रिप्रोडक्टिव सेल जिसको हम गैमेट्स बोलते हैं, जर्म सेल ऑफ आवर फादर थ्रू टेस्टिस आया, या क्वीन विक्टोरिया में खुद ये डेवलप हुआ ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, सडन, स्टेबल एंड इनहेरिटेबल चेंज। दूसरा, ये जो क्वीन विक्टोरिया में जो हेमोफीलिया हुआ या किसी भी इंडिविजुअल में जो हेमोफीलिया होता है, इसको कौन कैरी करता है? एक्स क्रोमोसोम। और एक्स क्रोमोसोम क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। इसलिए इसको सेक्स लिंक कैरेक्टर कहा जाता है या सेक्स लिंक डिसऑर्डर कहा जाता है। तो क्योंकि ये सेक्स लिंक है तो ये क्या शो करता है? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस मतलब फादर से कैरेक्टर डॉटर के पास जाएगा और मदर से कैरेक्टर मोस्ट ऑफ देम सन के पास जाएगा। इसको बोला जाता है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। अब समझ आया? यस सर। अब देखो, इसमें कुछ केसेस हैं जिसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें ध्यान से समझो। केस 1, केस 1 क्या है? कैरियर ओमेन, ठीक है, और नॉर्मल मैन। तो जब कैरियर ओमेन होगा, इसका जीनोटाइप क्या होगा? XXH, क्योंकि पहले वाला X में नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग वाला जीन है जो हेमोफिलिक जीन को सप्रेस कर देगा, और नॉर्मल मैन है मतलब XY। अब यहां पे गैमेट्स बनेगा, गैमेट्स, ठीक है। गैमेट्स जैसे ही बनेगा, एक होगा X, एक होगा XH। यहां पे भी 2 आ जाओ, एक होगा X, एक होगा Y। सबसे पहले इस ओवम का फ्यूजन होगा, इसके साथ होगा XX, ठीक है। दूसरा, इसके साथ इसका क्या होगा? XY। अब इधर से इसके साथ इसको XXH। अब तुम बोलोगे सर पहले XH था, क्यों ऐसे लिखे? तो इसमें डोमिनेंट जीन है और इसमें रिसेसिव जीन है, तो कौन आगे रहेगा? डोमिनेंट जीन। अब यहां से ये, इसको तुम लोग पॉइंट स्क्वायर से भी कर सकते थे, XHY। तो देखो, ये दोनों X नॉर्मल है, ये हो गया नॉर्मल, ठीक है, गर्ल। XY भी नॉर्मल है, नॉर्मल बॉय। यहां पे एक XH है लेकिन इसमें तो नॉर्मल जीन है, तो ये होगा कैरियर गर्ल। फीमेल में क्या है? एक X में एक जीन है, यानी हेमोफिलिक जीन है। और हम लोग अभी पढ़े कि Y इज डिवॉइड ऑफ एनी एलील, Y के पास कोई एलील नहीं है, इसलिए जो X में होता है वो एक्सप्रेस कर देता है। तो ये हो गया हेमोफिलिक बॉय, हेमोफिलिक बॉय, ठीक है। तो ये हो गया पहला केस। दूसरे केस में, दूसरा केस को भी देखो, तुम ऐसे बनाए
या दूसरा ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे नहीं कि इसमें नहीं बना सकते थे, इसमें भी ऐसे लेना था। पहले वाले में x, क्योंकि यहां मेल लेते हैं ना, तो एक्स वाई, नीचे फीमेल, तो ये हो गया x एक्स एच। तो ऐसे करते एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एच, एक्स वाई। बात देखिए है ना। अब केस 2 में, अब केस 2 क्या है? नॉर्मल फीमेल हेमोफिलिक मेल, नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल, और दूसरा क्या है? हेमोफिलिक मेल, हेमोफिलिक मेल। अब बताओ नॉर्मल फीमेल में क्या होगा? हाँ, दोनों एक्स एक्स। और हेमोफिलिक मेल में क्या होगा? हाँ, ये वाला एक्स एच और वाई। अब इसका गैमेट्स बनाओ, एक्स एक्स नॉर्मल है, इसका गैमेट्स होगा एक्स एच वाई। ठीक है, अब इसके साथ इसको क्रॉस करवाओ, क्या होगा? एक्स एक्स एच, इसके साथ इसको क्रॉस करवाओ एक्स वाई, इसके साथ इसको क्रॉस करवाओ एक्स एक्स एच, इसके साथ इसको क्रॉस करवाओ एक्स वाई। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा? कैरियर गर्ल। ये एक्स वाई में कहीं एच है नहीं, तो ये हो गया नॉर्मल बॉय। फिर आ जाओ एक्स एक्स एच, फिर हो गया क्या? कैरियर गर्ल। एक्स वाई में कुछ है, फिर हो जाएगा नॉर्मल बॉय। यानी इस केस में 100% जो मेल होगा वो क्या होगा? नॉर्मल, और 100% जो फीमेल होगा वो सब क्या होगा? कैरियर। ये दोनों केस समझ आया? ठीक है, ये बहुत इजी है, लेकिन यही केस इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। तीसरा केस इसमें तुम लोग को दिया जाएगा, कैरियर वोमेन हेमोफिलिक मैन। क्या? अरे इजी तो है, नॉर्मल फीमेल है ना, तो नॉर्मल फीमेल में दोनों एक्स एक्स नॉर्मल होगा, और हेमोफिलिक मेल है तो एक में एच होगा और एक में कुछ नहीं होगा। वाई में क्योंकि कोई भी एलील नहीं है, तो एक्स में जो भी एलील होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, इसलिए हेमोफिलिक मेल है। अब इसका पॉइंट स्क्वायर से हम बना देते हैं। देखो मेल में क्या है? एक्स एच वाई, एक्स एच वाई, दो गैमेट बना। फीमेल में क्या है? एक्स एक्स, एक्स एक्स, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो एक्स एक्स एच, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो एक्स वाई, इसके साथ इसको एक्स एच, इसके साथ इसको एक्स वाई। अब ध्यान से देखो, यहां पे दोनों एक्स है यानी फीमेल है, लेकिन एक में हेमोफिलिक जीन है और दूसरे में इसका मतलब डोमिनेंट जीन है नॉर्मल, तो ये हो गया कैरियर, कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल। यहां एक्स और वाई है मतलब मेल, लेकिन क्या हेमोफिलिक जीन है अक्षय कहीं किसी में? नहीं है, तो ये हो गया नॉर्मल बॉय। यहां पे भी देखो ये भी दोनों नॉर्मल है, तो हो गया नॉर्मल बॉय। ठीक है, फिर यहां पे आओ, एक एक्स में नॉर्मल जीन है, एक एक्स में एच, तो नॉर्मल जीन डोमिनेंट होता है, तो नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग जीन इसको दबा देगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा? कैरियर। क्योंकि तुमको हम बोले थे कि अगर फीमेल को हेमोफिलिक होना है तो फीमेल के दोनों जीन में एच होना पड़ेगा, हेमोफिलिक जीन होना पड़ेगा। एक में अगर एच है तो वो नॉर्मल होगी और कैरियर होगी। अब समझ आया अक्षय? ठीक है, अब नेक्स्ट, अब थर्ड केस में आते हैं। जहां नहीं समझ आया पुष्पा, तुम लोग को समझ आया? गोविंद, अमृता, अब देखो केस 3, केस 3 है कैरियर वोमेन हेमोफिलिक मैन, कैरियर वोमेन और हेमोफिलिक मैन, हेमोफिलिक मैन। कैरियर वोमेन में क्या होगा? अभी लिखे हम लोग, एक ऐसे होगा,
और हेमोफिलिक है तो कोई टेंशन नहीं, ऐसे हो। अब यहाँ पे गैमेट्स बनाओ, ठीक है। ये दोनों क्या है, पेरेंट्स, पहले वाले में भी लिख लेना, ये दोनों को पेरेंट्स, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है। एक्स XH XH Y, हो गया। अब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, X XH, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, X Y, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, XH XH, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, XH Y। अब देखो यहां पे एक में H है फीमेल में, यानी ये नॉर्मल, ये हो गया कैरियर फीमेल या नॉर्मल फीमेल भी हम लिख सकते हैं। XY कहीं भी हेमोफिलिक जीन नहीं है, नॉर्मल बॉय, यहां पे लिखो नॉर्मल गर्ल, कैरियर गर्ल, सॉरी। यहां पे देखो फीमेल के दोनों एक्स में हेमोफीलिया है, तो ये क्या हो जाएगी, हेमोफिलिक गर्ल, क्योंकि दोनों में है हेमोफिलिक गर्ल। और यहां पे एक एक्स में एच है तो ये हो जाएगा हेमोफिलिक बॉय, हेमोफिलिक बॉय। यानी जब कैरियर वोमेन होगा और हेमोफिलिक मैन होगा, तो अगर गर्ल चाइल्ड होगा तो 50% केस में कैरियर होगी और 50% केस में हेमोफिलिक, और अगर मेल के केस में देखें तो 50% नॉर्मल और 50% हेमोफिलिक, ठीक है, समझ आया। तो हेमोफीलिया क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस। देखो कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होता है। जो इंसान लाल रंग नहीं पहचान पाएगा वो ग्रीन नहीं पहचान पाएगा, और जो ग्रीन नहीं पहचान पाएगा वो रेड नहीं पहचान पाएगा, क्योंकि दोनों के लिए कॉमन पिगमेंट होता है विच आइडेंटिफाई इट। और ये कहां पे होता है, कलर विजन कौन देखता है, रॉड की कॉन्स, बोलो। रेटिना में रॉड सेल्स होता है और कॉन सेल्स होता है, तो कलर विजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रॉड की कॉन्स। हाँ, अब हम लोग पढ़ेंगे आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। और यहां पे हम तुम लोग से सॉल्व करवाएंगे बोर्ड में, है ना, मतलब वर्चुअली पूछेंगे तुम लोग से और फिर हम बनाएंगे। देखो कलर ब्लाइंडनेस सेकेंड, it is also sex linked, color blindness, okay। देखो कलर ब्लाइंडनेस में क्या लिखेंगे, इट इज ए सेक्स लिंक्ड ट्रेट यानी कैरेक्टर, ठीक है, इन विच द जीन, इन विच द जीन, इन विच ड्यू टू जीन, ड्यू टू रेसेसिव जीन, क्या, स्मॉल सी प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, the eye fails to distinguish, हमारा आंख अंतर नहीं कर पाता है किसके बीच, fails to distinguish red and green color, red and green color, ठीक है। देखो कलर ब्लाइंडनेस भी सेक्स लिंक कैरेक्टर है, यानी सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, जिसका कारण क्या है, रेसेसिव जीन स्मॉल सी। और ये मौजूद कहां पे पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग में, प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, यानी ये भी एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारा आंख जो है, आई फेल्स टू डिस्टिंग्विश, पहचान नहीं पाता है किसको, रेड एंड ग्रीन कलर। नेक्स्ट, द नॉर्मल जीन and its recessive gene
are carried by X chromosome. The normal gene and its recessive gene are carried by its X chromosome. Carried by X chromosome. The normal gene and its recessive gene दोनों को ही कौन कैरी करता है? X क्रोमोसोम. ठीक है. फिर वही केस इन फीमेल में जब दोनों X क्रोमोसोम में कलर ब्लाइंड जीन है तभी फीमेल क्या होगी? कलर ब्लाइंड. ठीक है. लेकिन अगर फीमेल में केस 2 होता है, एक नॉर्मल है और एक में XC है, तो फीमेल नॉर्मल एंड कैरियर होगी. एज द अदर X क्रोमोसोम have gene for नॉर्मल विजन. दूसरे X क्रोमोसोम में किसके लिए जीन था? फॉर नॉर्मल विजन, विच इज डोमिनेंट ओवर कलर ब्लाइंड कॉजिंग रेसेसिव जीन. जो कलर ब्लाइंड कॉज करने वाला रेसेसिव जीन स्मॉल c के ऊपर डोमिनेंट है. इसलिए यहां इस केस में फीमेल क्या होगा? नॉर्मल एंड कैरियर. अगर फीमेल को कलर ब्लाइंड होना है तो दोनों में रेसेसिव जीन हेमोफिलिक जीन होना चाहिए. एक में होगा तो नहीं होगा. मेल के केस में फिर वही केस जैसे हेमोफीलिया में था, एक में X है एक में Y है, तो मेल में क्या होगा? मेल कलर ब्लाइंड होगा. as Y chromosome of male does not carry gene for नॉर्मल विजन, या जिसको हम लोग बोलते हैं कलर विजन. सभी रंग को पहचानने वाला जो जीन चाहिए वो Y क्रोमोसोम कैरी नहीं करता है. सो द जीन प्रेजेंट ऑन X क्रोमोसोम express itself. ठीक है. यहां तक क्लियर है? कुछ पूछना है? सर कलर ब्लाइंड पर्सन को अगर रेड और ग्रीन नहीं दिखते तो उसकी जगह कौन सा करेगा? सभी कलर क्या रेड ग्रीन नहीं है? 7 कलर है ना वीप गियोर में. वायलेट है, इंडिगो है, ये सब तो है. याद है? तब अरे भाई रेड ग्रीन नहीं दिखेगा, वो कलरलेस दिखेगा. वो चीज, वो दोनों कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा. समझ गए? आइडेंटिफाई कर नहीं पा रहा है मतलब क्या हुआ कि हम उस कलर को पहचान पाएंगे तब ना आइडेंटिफाई करेंगे. तुम किसी को देख पाएगी तब ना बोलेगी वहां पे कौन है. ठीक है. तो वही है, यहां पे वही प्रॉब्लम है. समझ गए? क्योंकि उसके लिए जो पिगमेंट होता है, उस पिगमेंट जो है रॉड सेल में डिफिशिएंट है. वो पिगमेंट बन ही नहीं रहा है. और वो पिगमेंट क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि X क्रोमोसोम में रेसेसिव जीन है C which is responsible for color blindness and it doesn't allow the pigment to form which enable human being to identify red and green color. अब समझ आया? ये सेटेस तो कोई क्योर नहीं? नहीं, क्योर नहीं है तभी तो बोल रहे जेनेटिक है.
ये और वही बोला था ना कल भी, जीन थेरेपी। लेकिन जीन थेरेपी अभी उतना इंडिया में डेवलप भी नहीं हुआ है एंड इट इज वेरी कॉस्टली ऑल्सो। अब देखो इसमें भी केसेस आएगा, ये तुम लोग बताओगे। पहला केस, कैरियर वुमेन नॉर्मल मैन, केस 1, ठीक है। केस 1, कैरियर वुमेन, कैरियर वुमेन नॉर्मल मैन, नॉर्मल मैन। कैरियर वुमेन क्या होगा? 8XC और नॉर्मल मैन क्या होगा? XY। दोनों का गैमेट बनाओ, XXC हाफ हो गया, इसका भी गैमेट बनाओ XY, ये हो गया गैमेट्स। ठीक है। अब ऑफस्प्रिंग क्या होगा, है ना? हाँ, यहां रुको, हम पहले बनाते फिर तुमसे पूछेंगे, ठीक है। जिसका नाम लेंगे वही बताएगा। बोलो अक्षय, ये क्या होगा, नॉर्मल फीमेल कि कलर ब्लाइंड फीमेल? फास्ट, ठीक है, नॉर्मल फीमेल, ठीक है। पुष्पा, ये नॉर्मल फीमेल होगा कि कलर ब्लाइंड फीमेल, कलर ब्लाइंड मेल? नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल मेल। श्रुति, ये क्या होगा, नॉर्मल या कैरियर फीमेल? कैरियर फीमेल, गर्ल, ठीक है। मुस्कान, ये क्या होगा? सर मेल होगा, कैरियर मेल। कैरियर नहीं होगा, हम अभी लिखाएं कि वाई के पास कोई भी एलील नहीं है, तो एक्स में जो होगा वो एक्सप्रेस करेगा, यानी होगा कलर ब्लाइंड मेल। कलर ब्लाइंड मेल। अब आ जाओ केस 2। केस 2 है कलर ब्लाइंड वुमेन, कलर ब्लाइंड वुमेन नॉर्मल मैन। कलर ब्लाइंड है, दोनों में स्मॉल सी, नॉर्मल है, दोनों में ये होगा। गैमेट्स बनेगा XC XY, ठीक है। XXC, इसके साथ करो XCY, इसके साथ करो XXC, इसके साथ करो XCY, ठीक है। पूजा, ये क्या होगा, पहला वाला फर्स्ट केस क्या होगा, नॉर्मल की कैरियर? कैरियर होगा सर। हाँ, कैरियर फीमेल। एलिना, सेकंड केस क्या होगा? कलर ब्लाइंड सर। हाँ कलर ब्लाइंड मेल। हाँ, कलर ब्लाइंड मेल। अमृता, सेकंड केस क्या होगा? थर्ड केस? कैरियर फीमेल, ठीक है। सक्षम, लास्ट वाला केस क्या होगा? सक्षम प्रेजेंट है? नहीं है सर।
तो गोविंद, एमओसीपी से गोविंद, इसका क्या होगा? कलर ब्लाइंड मेल, कलर ब्लाइंड मेल या बॉय, एक ही बात है। अब थर्ड केस में आओ, केस 3। केस 3 क्या है? कलर ब्लाइंड वुमेन, कलर ब्लाइंड वुमेन, कलर ब्लाइंड मैन, दोनों कलर ब्लाइंड। ठीक है, तो यहां पे होगा x स्मॉल सी, दोनों हेमोफिलिक हो गया, एक कलर ब्लाइंड, ये हो गया ऐसा। ठीक है, अब इसका गैमेट्स कैसा बनेगा? x स्मॉल सी y, ये दोनों हो गया गैमेट्स। ठीक है, ये हो गया गैमेट्स। अब ऑफस्प्रिंग देखो, एक्स स्मॉल सी, इसके साथ करो एक्स स्मॉल सी वाई, एक्स सी, एक्स स्मॉल सी वाई। ठीक है, हम जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। महफूज बोलो, ये वाला क्या होगा? सर आपका वीडियो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? अच्छा रुको, हमको देख लेने दो कौन कौन है। ठीक, महफूज ये क्या होगा बोलो? कलर ब्लाइंड, हाँ, कलर ब्लाइंड फीमेल। बबीता के नाम से कौन क्लास कर रही है? सॉरी अगर किसी के पेरेंट्स का नाम है तो। ये कौन होगा, क्या होगा बोलो? कलर ब्लाइंड मेल। कलर ब्लाइंड मेल। मुस्कान बोलो, ये क्या होगा? कलर ब्लाइंड फीमेल। हाँ, कलर ब्लाइंड फीमेल। और अमृता बोलो, ये फोर्थ वाला क्या होगा? कैरियर फीमेल। कैरियर फीमेल। एक्स वाई है, कैरियर मेल। कैरियर नहीं होगा। एक्स में अगर एक भी हेमोफिलिक जीन आ गया या कलर ब्लाइंड जीन आ गया तो वो हेमोफिलिक और कलर ब्लाइंड ही होगा, क्योंकि वाई के पास ऐसा कोई भी एलील नहीं होता है। वाई मेलनेस छोड़ के और किसी कैरेक्टर को कैरी ही नहीं करता है, इसलिए एक्स में जो भी होता है वो एक्सप्रेसिव होता है। अब बोल क्या होगा ये? हेमोफिलिक। हाँ, हेमोफिलिक मेल। हेमोफिलिक नहीं, सी है ना, तो कलर ब्लाइंड का केस है, तो कलर ब्लाइंड मेल। समझ गई अमृता? यस सर। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया ये तीनों केस? यस सर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट डे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। अब है नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। हाँ बोलो, क्या बात है?